देश के अंदर लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज ही को लेकर आज डीडीएमए की तरफ से एक बैठक की गई थी, जिसके अंदर उपराज्यपाल की बात करें या फिर कहें दिल्ली के तमाम जो नेताओं की बात करें वो सभी शामिल थे। और लगातार कहीं ना कहीं हर तरीके से यही कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना की स्थिति है या फिर कहें ओमिक्रॉन की जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए। और इसी को लेकर एक कदम उठाया गया है, जिसके अंदर कह सकते हैं वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। यानी कि सीधे सीधे कहें तो शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू यानी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जिसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कंट्रोल हो सके। क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू की बात करें तो वीकेंड कर्फ्यू के अंदर जिस तरीके से शक्तियों का पालन किया गया है, कहते हैं सरकारी जो कहते हैं ऑफिस है वो कहीं ना कहीं बंद रहेंगे, होम घरों के द्वारा ही काम किया जाएगा। यहाँ तक कि प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट जो फैक्ट्रियाँ हैं या फिर कहें ऑफिस वर्क है उसके अंदर 50% लोगों को आने की अनुमति दी गई है। यहाँ तक कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी सुचारू रूप से चालू रहेंगी। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से एक और कदम उठाया गया, जिसके अंदर दिल्ली की मेट्रो लाइफलाइन और डीटीसी बसों के लिए कहीं ना कहीं जो 50% की गैदरिंग के साथ चलाने की अनुमति दी गई थी, मगर अब उसके अंदर कहीं ना कहीं राहत दी गई है और तमाम सीटों के साथ लोगों को बैठने की अनुमति दी गई है। यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग था वो मेट्रो के अंदर वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मगर लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने इसके अंदर भी एक कदम उठाया है, जिसके अंदर कहा गया है कि लोग बाग जो मेट्रो के अंदर सफ़र करेंगे एक सीट छोड़कर नहीं, एक साथ बैठ कर सफ़र करेंगे, मगर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि मेट्रो के अंदर घुसने से पहले मास्क जरूर होना चाहिए। मगर लगातार यही प्रक्रिया डीटीसी बसों के लिए भी की गई है। और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से आंकड़े कंट्रोल नहीं हुए तो दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और शायद फिर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मगर वीकेंड कर्फ्यू कितना कारगर होगा दिल्ली सरकार का ये जरूर देखना होगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए रायबरेली पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में रायबरेली की सलोन पुलिस व एसओजी टीम को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। रायबरेली की सलोन पुलिस व एसओजी टीम को सूचना मिली कि सलोन क्षेत्र में लगातार चोरी, डकैती व लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के सदस्य सलोन क्षेत्र में मौजूद है, जिस पर रायबरेली की सलोन पुलिस व एसओजी टीम ने घेराबंदी की, जिस पर अपराधियों ने सलोन पुलिस व एसओजी टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में रायबरेली की सलोन पुलिस व एसओजी टीम ने भी उन पर फायरिंग की, जिस दौरान पुलिस ने गैंग के सरगना बाबी उर्फ साकिर व मूसा खान को गिरफ्तार करने के साथ साथ गैंग के कुल 11 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिस पर रायबरेली के पुलिस अधीक्षक ने एसओजी टीम व सलोन पुलिस को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया है। इनके पास से भारी मात्रा में लूट में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान भी बरामद किया गया है। कैमरा पर्सन सैलन के साथ अमर प्रताप सिंह, एनबी न्यूज, रायबरेली। समय जनपद में शीतलहर का कहर पूरी तरह से हावी है। आप देख रहे होंगे कि शीतलहर की वजह से जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। वहीं स्कूली छात्रों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सरकार ने माध्यमिक कक्षा 1 से लेकर और 10 तक के स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया है शीतलहर को देखते हुए। वहीं किसानों का कहना है कि शीतलहर में उनकी फसल गेहूं की काफ़ी अच्छी होती है। अगर इसी तरह से 15 दिन कम से कम शीतलहर हो जाए तो गेहूं की फसल सोने पे सुहागा साबित होगी। जिसके लिए हमने यहाँ के किसानों से बात किया तो उनका कहना है कि आम जन तो परेशान हो रहा है, लेकिन गेहूं के लिए शीतलहर वरदान साबित हो रहा है। अगर ऐसे में देखा जाए तो शीतलहर गेहूँ के फसल के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है। वहीं जब हम किसानों से बात किया हमने तो उन्होंने कहा कि नहर से अगर हम पानी डालते हैं खेत में तो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, लेकिन शीतलहर वाली जो शीत होती है वो सीधे गेहूं के नाभि पे गिरता है उसका पानी और वो सीधे नीचे तक जाता है, जिससे गेहूं की फसल काफ़ी बढ़िया पैदावार होती है। एनबी न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार मुक्त कराने की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कहीं न कहीं करने की भी बात
सामने आती है। वहीं सीतापुर जनपद के बेहटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मजरी का मामला सामने आया, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा बताया गया 3 वर्षों से लगभग सीतापुर जनपद के उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन देकर भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए न्याय की गुहार लगाई, मगर सीतापुर का कोई भी अधिकारी उनकी एप्लीकेशनों पर ध्यान ही नहीं दिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई, और जिसके बाद ये सीतापुर जनपद को निर्देशित किया गया। वहीं सीतापुर जिला अधिकारी ने निर्देशित करते हुए जांच कमेटी गठित की, जिसके मुख्य जांचकर्ता उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा रहे, जो मौके पर जांच करने गए। जांच करने के पहले प्रधान सचिव की मिली भगत से वहां पर लड़ाई झगड़ा दंगा कर दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उसी वीडियो के माध्यम से ये लगता स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि प्री प्लान उनका सक्सेस भी हुआ, कहीं न कहीं जांच नहीं हो पाई, जो कि भ्रष्टाचार उजागर हो। क्योंकि जब उप कृषि निदेशक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 6 महीने से लगभग हम लोग फाइल मांग रहे थे, मगर सचिव के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, आखिर फाइल 6 महीना क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई? अगर फाइल 6 महीना पहले उपलब्ध करा दी गई होती, अभी तक जांच स्पष्ट हो जाता है कि क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है ग्राम पंचायत मजरी में और क्या नहीं हुआ है। मगर ये प्रधान और सचिव की मिली भगत के वजह से हुआ, जी के बाद में वहाँ पे जो लाभार्थी जिसने सीतापुर जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया था, उससे लड़ाई झगड़ा कर दिया, उसका दलित का सर भी फोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों ने जाकर चौकी भटफर पर एप्लीकेशन दिया है, नामजद मुकदमा लिखवाया। अब देखने वाली बात यह होगी क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है और क्या जनपद के उच्च अधिकारी इस पे मामले पर संज्ञान लेते हैं। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनु पांडे, एनबी न्यूज सीतापुर। ताजनगरी आगरा में आज आईटी विभाग की टीम के द्वारा आज आगरा शहर के शू एक्सपोर्ट के 3 व्यापारियों के यहाँ पर एक बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें आपको बता दें कि आज मनु अलग और विजय आहूजा और मानसी चंद्रा जैसे शू एक्सपोर्ट के एक बड़े कारोबारियों के यहाँ पर एक छापेमार कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इसमें मनु अलग के जो संबंध हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से उनका पारिवारिक और उनके करीबी बताए जा रहे हैं। फिलहाल आईटी विभाग की टीम ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इनसे क्या कुछ बरामद हुआ है। आगरा से एनबी न्यूज़ के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज गोरखपुर परिक्षेत्र के डीआईजी जे रविंद्र गौड़ देवरिया पहुंचे और पुलिस लाइन में उन्होंने जिले के सभी थानेदारों के साथ बैठक करके उनकी क्लास लगाई। डीआईजी ने सीधे तौर पर सभी थानेदारों को सचेत किया और निर्देश दिया कि थानों पर पहुंचने वाले फरियादियों को हर हाल में न्याय दिलाया जाए और सभी को सही ढंग से सम्मान के रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव नज़दीक आने को देखते हुए आप सभी लोग असलहों को जमा कराएं और क्षेत्र में हर गतिविधि पर ध्यान रखें। यहाँ पर डीआईजी ने जहाँ बैठक की उसके बाद तत्काल वे 112 के कार्यालय पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने 112 कार्यालय का उद्घाटन भी किया। वहाँ पर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यह सुविधा काफ़ी अब सही हो गई है और विभाग को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। उनके साथ यहाँ के एसपी डॉक्टर श्रीपत मिश्र जो मौजूद रहे, उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन करें और गलत कार्यों को कदापि न करें और जो भी फरियादी आ रहे हैं उनको सही ढंग से सुनें और उनको त्वरित न्याय दिलाएं। असलहों को चुनाव के पहले हर हाल में जमा करा लें, 100% असलहे जमा कराए जाएं और यहाँ पर जो लाइन आर्डर की व्यवस्था है उस पर किसी तरह की समझौता नहीं किया जाएगा। सख्ती के साथ सभी लोग अपने ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक अंजाम दें। देवरिया में आज डीआईजी लगभग 3-4 घंटे तक लगातार बैठक करते रहे और सभी अधिकारियों के साथ फीडबैक भी लिए। यह इस नए वर्ष में डीआईजी का देवरिया में पहला दौरा था और उन्होंने अनेकों बिंदु पर अधिकारियों से चर्चा की है। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। मंदसौर की प्यास बुझाने वाली मां शिवना की हालत बहुत खराब हो चुकी है। लगातार बढ़ते प्रदूषण और शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों और नेताओं की नज़रअंदाजी की आज परिणाम ये है कि मंदसौर की शिवना अब जहरीली हो चुकी है।
लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवना का पानी यदि इतना जहरीला और गंदा होगा तो आप सोच सकते हैं कि इस नदी का पानी पीने वालों का स्वास्थ्य कैसा रहता होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट सैंक्शन करने वाली सरकार यदि नदी, तालाब और कुओं की सफाई पर ध्यान दे तो लोगों का स्वास्थ्य में कहीं बेहतर इजाफा हो सकता है। लेकिन प्रशासन की नज़रअंदाजी और उद्योगपतियों की मनमानी के चलते मंदसौर की ये नदी जहरीली हो चुकी है। इस नदी में यहाँ की लगभग 2 बड़ी फैक्ट्रियों का पानी मिलता है, जिसकी वजह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ के पानी की हालत कितनी गंदी हो चुकी है। यहाँ पर इस पानी का जहाँ पर एक तरफ झाग बन चुके हैं, वहीं ये पूरा पानी लाल पड़ चुका है और जलकुंभी भी इस पानी में बहुत बड़े स्तर पर पैदा हो चुकी है। नदी की सफाई के नाम पर फव्वारे चलाने वाली नगर पालिका सिर्फ फव्वारे चलाने तक सीमित है, उसके बाद नदी की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस नदी की सुध जनप्रतिनिधि लेंगे या अधिकारी। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ कार्तिक मोदी, ANB न्यूज़, मंदसौर, मध्य प्रदेश। जैसे ये खबर लगती है कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा को, तो वो तत्काल भिंड मंडी में पहुंचते हैं और किसानों का हालचाल जानते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। जी बताएं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसानों के मामले में बुरी तरीके से विफल साबित हो रही है। लगातार किसानों के साथ अन्याय होता जा रहा है। आपने पहले खरीदारी के नाम पर सरकारी सोसाइटियों से मैसेज किसानों को जारी किए। किसानों ने अपने निजी भाड़े से सोसाइटियों तक अपने जाकर बाजरा की तुलाई कराई। उस टाइम आपने बाजरे को पास कर लिया और देखकर उसकी खरीदारी आपने कर ली। जब भुगतान की बात आई तो सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए और किसानों को वही बाजरा वापस ले जाने के लिए कह दिया गया। फिर वही किसानों ने भाड़ा देकर बाजरा सोसाइटियों से वापस लिया और जब प्राइवेट व्यापारियों द्वारा बिक्री करने की बात जब पैसों के अभाव में उनने करनी चाहिए तो 1400 से 1500 रुपये तक की बिक्री हो रही है। और जबकि इन्होंने MSP रेट अपनी 2250 रुपये जब निर्धारित की थी तो एक किसान को लगभग 750-800 रुपये तक का 1 क्विंटल पर जो नुकसान हुआ है। निश्चित तौर पर यदि आपके पास पैसे का अभाव या किसानों के प्रति कोई योजना नहीं थी तो आपको बगैर योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। आप किसानों से आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और निश्चित तौर पर देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की किसानों की हालत बना रखी है जो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी जल्द ही इन मुद्दों को लेकर भिंड में एक जंगी आंदोलन करेगी और आमजन और किसानों की आवाज़ प्रशासन को जगाने का काम करेगी। वो अभी आप देख रहे थे कि किसानों की बात की जाए तो किसान निश्चित तौर पर दुखी दिख रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि प्रति क्विंटल बाजरे की बात की जाए तो 700 से 800 रुपये उनको घाटा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस जिला अध्यक्ष को सूचना मिलती है, उनका भी सीधा जो प्रदेश सरकार है उस पर निशाना साधते हुए कहा है कि यदि किसानों के साथ ये अन्याय हुआ और कुछ सुधार नहीं हुआ तो निश्चित ही कांग्रेस की ओर से आगे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। एक और जहां किसानों को अच्छी सुविधा मुहैया कराने का वादा करती है तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पूरा मामला रीवा जिले के हुजूर तहसील अंतर्गत कन्नौजा धान खरीदी का है, जहां पर समिति प्रबंधक की मनमानी इस कदर से किसानों पर हावी है कि किसान परेशान हो रहे हैं और किसानों के द्वारा शिकायत की जा रही है, लेकिन इस शिकायत का कहीं भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं जब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा गया और किसानों से बात की गई तो किसानों के द्वारा बताया गया कि 6 रुपये पर बोरी समिति प्रबंधक के द्वारा किसानों से लिया जा रहा है और 1000 रुपये पर गाड़ी, मतलब कि जो भी किसान आएंगे वह 6 रुपये पर बोरी देंगे और 1000 रुपये पर गाड़ी देंगे, तब तो जाकर उनकी धान खरीदी जाएगी। वह अपने मेहनत की कमाई को लाकर समिति में जब बेचते हैं और उसका पैसा मांगते हैं तो उसमें भी रिश्वतखोरी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। और वहीं जब इस बात की शिकायत किसानों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से की गई तो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिस कारण से समिति प्रबंधक के हौसले बुलंद हैं और समिति प्रबंधक लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। वहीं किसानों के द्वारा यह भी बताया गया कि
40 किलो की जगह 41 किलो तौलाई ली जाती है, लेकिन आज तक वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिस कारण से किसान दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह कहते हैं कि वह किसान के बेटे हैं और उनकी सरकार किसानों की सरकार है, लेकिन आप जमीनी स्तर पर आकर देखिए कि किसानों की क्या हालत हो रही है और किसान किस तरह से दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो रहे हैं। जो किसान दिन रात करके फसल उगाता है और वह अपनी मेहनत की कमाई को जब बेचने के लिए समिति में जाता है तब उससे खुलेआम पैसा मांगा जाता है, और ये कहीं और नहीं आपके रीवा जिला के हुजूर तहसील अंतर्गत कन्नौजा धान खरीदी केंद्र में खुलेआम हो रहा है। लेकिन आपके कोई भी वरिष्ठ आला अधिकारी देखने तक नहीं जाते हैं कि एक बार देख लें और किसानों से बात कर लें कि उनकी क्या हालत हो रही है। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा क्या किसानों की समस्या को वरिष्ठ अधिकारी दूर कर पाते हैं या फिर किसान यूं ही दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर होते रहेंगे और वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ देखते रह जाएंगे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकरामपुर गांव से कुछ अज्ञात बदमाशों ने बीते 19 दिसंबर को एक किसान का अपहरण कर लिया था और उस अपहरण के एवज में किसान के बेटे को फ़ोन लगाकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती की भी मांग की थी। वहीं पुलिस के अत्यधिक बढ़ते दबाव के चलते अपहरणकर्ता उस किसान को जंगल में छोड़कर भाग निकले थे, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 5 बदमाशों ने उक्त किसान को अपहरण किया था, जिसमें से पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक बदमाश फरार बताया जा रहा है। इस अपहरण के दौरान एक मोटर बाइक और एक मारुति कार का भी इस्तेमाल किया था, जिसे पुलिस ने भी जब्त कर लिया है। कैमरामैन शाकिर के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। मुंबई से सटे पालघर जिले में ओमिक्रॉन के और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर यहां के जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें जूनियर केजी, नर्सरी, सीनियर केजी और बालवाड़ी की कक्षाओं को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश कल पारित हुआ और आज से सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जिसमें नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी और बालवाड़ी रहेगी। यहाँ पे ओमिक्रॉन और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसी को देखते सतर्कता ली गई है और इसी के तहत यहाँ पे बच्चों के जो स्कूल हैं उसको बंद करने का आदेश दिया है। पड़ोस के ही ठाणे जिले में कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक बंद करने का आदेश हुआ है और उसके बाद 11वीं कक्षा को भी बंद किया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ठाणे जिले में होने वाली हैं, इसी को लेकर क्लास शुरू रहेंगे, लेकिन कोरोना के नियमों को लेकर वहाँ पे सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा और तभी बच्चे स्कूल में जा सकेंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र के पालघर जिले में ओमिक्रॉन और कोरोना की गतिविधियाँ और जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उसको लेकर जिलाधिकारी ने इस आदेश को पारित किया है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशा शेख, एएनबी न्यूज़, पालघर। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के मंडोला गांव में लगभग 5 वर्ष से किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसको लेते हुए आज किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक हुई, फिर आपस में हाथापाई तक हो गई। आपको बताते चले कि एक किसान का सिर भी डंडा लगने से फट गया, जिसके बाद लहूलुहान हो गए। किसानों में काफ़ी आक्रोश था। किसान ने बताया कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यह योगी सरकार की पुलिस ने हमें आकर हमारे पर डंडे बरसाए, जिसमें एक किसान लहूलुहान हो गया। उसके बाद पुलिस व किसान के बीच में आपसी समझौते की बात चल रही है, लेकिन किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि जो ये क्षेत्र के थाना प्रभारी है इनको सस्पेंड किया जाए। इन्होंने किसानों के ऊपर आकर लाठीचार्ज किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान अब आगे किसानों का क्या रुख होगा। गाजियाबाद के एसएसपी इसकी जांच कराते हैं या नहीं, ये भी एक विषय का मामला है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती सरकार, तब तक हम इसी प्रकार धरना देते रहेंगे। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मनीष के संग में परवीन अरोड़ा, एएनबी न्यूज़ के लिए।
मुख्यमंत्री के घोषणा अंतर्गत जनपद हाथरस में नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण हुआ है। आपको बता दें कि जनपद हाथरस में मुख्यमंत्री के घोषणा अंतर्गत नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप के माध्यम से लोकार्पण किया है। 957 लाख रुपए की लागत से यह अग्निशमन केंद्र बनकर तैयार हुआ है। 115 गांव व 200 उद्योगों को इस अग्निशमन केंद्र से आपातकालीन स्थिति में मदद दी जाएगी। पूरे कार्यक्रम के दौरान भाजपा के सदर विधायक के पुत्र और एसपी, एसडीएम, व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं अग्निशमन अधिकारी ने सभी अतिथियों का बुके भेंट कर सम्मान किया। जयकिशोर कुशवाहा, एएनबी न्यूज़, हाथरस। कासगंज जनपद में कोरोना के नए वेरिएंट और ओमिक्रॉन को लेकर रिहर्सल एडी हेल्थ की देखरेख में हुआ मॉक ड्रिल। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार हुआ है। जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल के जरिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को परखा गया है। 2 शहरों से एक कासगंज से लाए लोगों को मरीज बनाकर लाया गया। एम्बुलेंस से वार्ड में तीनों मरीजों को तैनात चिकित्सक एवं स्टाफ द्वारा उपचार देकर किया गया। कासगंज कोरोना संक्रमित की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज मंगलवार की दोपहर जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल के जरिए स्वास्थ्य व्यवस्था परखी गई। मॉक ड्रिल का अपर निदेशक अलीगढ़ मंडल डॉक्टर BK राजपूत ने निरीक्षण किया। इस दौरान 3 युवकों को मरीज बनाकर लाया गया। उसे वार्ड में तैनात चिकित्सक एवं स्टाफ ने उपचार दिया। दरअसल कोविड की तीसरी लहर के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में दहशत का माहौल है। इस वैश्विक बीमारी से निपटने के लिए शासन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आज कासगंज जिला अस्पताल में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर 2 दिवसीय मॉक ड्रिल के आखिरी दिन स्वास्थ्य विभाग बल्कि मीडिया कर्मियों में हड़कंप मच गया। एक साथ 3 ओमिक्रॉन के मरीजों की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल की ओर दौड़ लगा दी। जिस तरह से आए एम्बुलेंस के मरीजों को देखकर लगा कि ओमिक्रॉन ने जिले में भी दस्तक दे दी है, लेकिन यह एक मॉक ड्रिल निकला। मॉक ड्रिल के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को परखने आए अलीगढ़ मंडल के एडी ने बताया कि यह 3 और 4 जनवरी के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंटल निपटने के मॉक ड्रिल किया गया था ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को जल्दी से जल्दी उपचार मिल सके। कासगंज से ANB न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। 16 माह से बकाये वेतन की भुगतान की मांग को लेकर ये विद्युत संविदा कर्मी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। ये विद्युत संविदा कर्मी अपने वेतन की मांग को लेकर दर्जनों बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन 16 माह से इनका वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे ये भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचे संविदा कर्मी कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन इन्होंने सौंपा और वेतन की मांग की। अब देखना यह है कि इनका बकाया वेतन का भुगतान कब तक होता है या यूं ही अधिकारियों के चौखट पर दर दर भटकने पर मजबूर रहते हैं। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। इन दिनों ललितपुर जनपद में वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको अपने ही आलातकारियों के खिलाफ में धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि ललितपुर जनपद में इन दिनों अवैध कटान का कारोबार है बड़े पैमाने पर चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ललितपुर जनपद में जो अवैध कटान का जो कारोबार है फल फूल रहा है और जो वन विभाग के कर्मचारी है इनके लिए जो DFO है व रेंजर है इन्हें आर्थिक रूप से व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। जिसको लेकर आज जो बलकर्मी हैं वो ललितपुर में आज धरने पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि DFO व रेंजर जो है बल कर्मियों का आर्थिक रूप से व मानसिक रूप से शोषण कर रहे हैं। साथ ही बल कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो DFO है और रेंजर है जो अवैध कटान माफिया है इनमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके उल्टा वो जो DFO है बल कर्मियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हें अवैध रूप से पैसों की मांग करते हैं। इसको लेकर आज जो है बल कर्मी है धरने पर बैठी हुई है। तो भाई बल कर्मियों ने
डीएफओ व रेंजर को निष्कासित करने की मांग की है। साथ ही बल कर्मियों ने यह भी कहा है कि हम लोगों का मानसिक रूप से व आर्थिक रूप से डीएफओ व रेंजर शोषण कर रहे हैं। तो भाई आपको बता, योगी सरकार लगातार बड़े वादे कर रही है कि हमारी सरकार के जो कर्मचारी है किसी प्रकार से परेशान नहीं होंगे। तो वही ललितपुर जनपद में जो डीएफओ है और रेंजर है लगातार बल कर्मियों का आर्थिक व मानसिक रूप से शोषण कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि क्या इस मामले में जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, क्या जो बल कर्मी है इनके लिए न्याय मिल पाता है या नहीं, या इनको यूं ही धरने पर बैठना पड़ेगा। ललितपुर जनपद से कैमरा पर्सन उदय भान सिंह के साथ नीतीश कुमार, एएनबी न्यूज। औरैया एसपी के निर्देश पर आज चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। हम आपको बता दें कि औरैया सदर मिश्रा अधिकारी व सदर कोतवाल व यातायात प्रभारी के मिश्रा ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, जिसमें 15 ट्रक किए गए सीज व 20 ट्रकों का किया गया चालान। कैमरामैन विकास कुमार के साथ सुमन, एएनबी न्यूज औरैया। मुंबई की साइबर सेल ने बुल्ली ऐप चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र 21 साल है और उसका नाम विशाल कुमार है। आपको बता दें कि यह बुल्ली ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें और पत्रकार सहित नेताओं की तस्वीरें वायरल कर उसकी बोली लगाते थे, यानी कि सीधे तौर पर उन्हें कहते थे एक रात का इतने पैसे, यानी हर लड़कियों के अलग अलग दाम लगाया करते थे। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय से लेकर शिवसेना द्वारा विरोध किया गया। हालांकि इस दौरान शिवसेना सांसद ने भी गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से और सीपी से भी तलब किया था कि तत्काल प्रभाव में इसकी जांच लगाई जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए। उसके बाद से लगातार उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने। फिलहाल जानकारी मिली है कि इस शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें जानकारी मिली है कि बतौर पेशे यह इंजीनियर है और इसने कई नामों से अलग अलग अकाउंट खोल रखे थे। फिलहाल सभी अकाउंट को सील करते हुए एक महिला सहयोगी और विशाल कुमार नाम शख्स को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जो है की जा रही है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं एएनबी न्यूज मुंबई।